डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में वो क्या क्या गुण थे, वो अरस्तु के अंदर, अरस्तु के विचारों में, अरस्तु के चिंतन में वे कौन कौन से तत्व थे, कौन कौन से उसके कार्य थे जिनसे उन्हें राजनीति विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। डनिंग के अनुसार पश्चिम जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ होती है। उसकी महान कृति पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि माना जाता है। मित्रों, राजनीतिक विचारों का चिंतन तो प्लेटो ने भी किया था, परंतु प्लेटो ने राजनीतिक विचार व्यवस्थित तरीके से नहीं किया। उन्होंने एक आदर्शवादी, एक कवि के रूप में अपना चिंतन किया। जो राजनीति विज्ञान का जो वास्तविक चिंतन है वो अरस्तु से प्रारंभ होता है, क्योंकि प्लेटो ने तो राजनीति विज्ञान को एक नीति शास्त्र का भाग मात्र बना के रख दिया। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान की गरिमा प्रदान करने का कार्य तो अरस्तु के द्वारा ही किया गया। उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया। उसने राजनीति शास्त्र को उच्च कोटि का शास्त्र माना, क्योंकि यह राज्य जैसी सर्वोच्च संस्था का अध्ययन करता है। अरस्तु को हम कई ऐसे कारण देखेंगे जिनसे हम कह सकते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, अरस्तु राजनीति वैज्ञानिक है। चलो हम चर्चा करते हैं उन बिंदुओं पर जिनके कारण अरस्तु के चिंतन को वैज्ञानिक कहा जाता है। सबसे पहली बात है कि अरस्तु ने आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया। अधिकतर विद्वानों ने अरस्तु को राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के क्षेत्र में आगमनात्मक विधि के प्रणेता के रूप में स्वीकार किया है। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें विचारक को कुछ देखता है, इस जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है उनका निष्पक्ष रूप से बिना किसी पूर्व धारणा के अध्ययन करता है, और इस अध्ययन के फलस्वरूप जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता है उनमें वैज्ञानिकता का पुट होता है। इस दृष्टि से अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया। उस अध्ययन के संदर्भ में निकले हुए निष्कर्षों के आधार पर प्लेटो ने राजनीति के सिद्धांत बनाए। मतलब आगमनात्मक विधि अपने आप में एक वैज्ञानिक विधि है। आगमनात्मक विधि विशेष से सामान्य की तरफ चलती है। ये विधि जो प्रयोग में लेता है वो वैज्ञानिक अप्रोच वाला ही व्यक्ति हो सकता है। अगला बिंदु देखते हैं कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करना। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग मात्र माना, परंतु अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को बिल्कुल पृथक कर दिया। अरस्तु वह प्रथम विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से बिल्कुल पृथक कर उसे स्वतंत्र स्थान प्रदान किया। उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, लक्ष्य से है, वहीं राजनीति शास्त्र का संबंध उन साधनों से है जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे लक्ष्य ले लिया हमने न्याय,
अब इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, किन साधनों से होगी, किन नियम कानूनों से होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें राजनीति शास्त्र में आएंगी। अगला बिंदु देखते हैं कि अरस्तु यथार्थवादी विचारक है। अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसने सदैव अतिवादी से बचते हुए मध्यम मार्ग को अपनाया। कैटलिन कहते हैं कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। व्यवहारिक विचार होने के कारण अरस्तु ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। वह यह मानता है कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध असंतुलन का है, चाहे वह राजनीतिक असंतुलन हो, सामाजिक या आर्थिक असंतुलन हो। यह असंतुलन अतियों के कारण पैदा होता है। साम्यवाद, निरंकुशता, आंकिक समानता आदि सभी को वह अति समझता है, इसलिए वह इनके बीच का मार्ग अपनाकर उसका समर्थन करता है। पॉलिटी का सिद्धांत एक मध्यम मार्गीय सिद्धांत है, जिसके अनुसार अरस्तु ने राजनीति और आर्थिक असंतुलन को सदैव के लिए दूर करने का प्रयास किया। इस प्रयत्न को एक वैज्ञानिक उपचार कहा जा सकता है। अगला बिंदु देखते हैं राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु ही वह पहला विचारक है जिसने राज्य को पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया है। अरस्तु के जन्म के बाद उसका जो वातावरण रहा वह वैज्ञानिक रहा, और उसी सोच का परिणाम था कि अरस्तु ने अपने चिंतन में, चाहे वो राजनीतिक चिंतन हो, सामाजिक चिंतन हो, नैतिक चिंतन हो, दार्शनिक चिंतन हो, अपने चिंतन में उसने वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। अरस्तु राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला। ये सभी आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के चिंतन के विषय हैं, और इन विषयों पर इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में भी नहीं मिला। बारकर के शब्दों में अरस्तु के विचार प्राय आधुनिकतम हैं, भले ही अरस्तु का राज्य केवल नगर राज्य ही क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात जो है वो अरस्तु ने जो कही वह बात है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का यह कथन राजनीति शास्त्र के लिए एक अमूल्य धरोहर है। अरस्तु की ये जो लाइन है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये लाइन अरस्तु को एक वैज्ञानिक और एक व्यवहारिक चिंतक बनाती है। अगला टॉपिक देखते हैं संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है, संविधानों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ही पहला व्यक्ति था जिसने एक संविधान, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ संविधान दिया। बारकर ने अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में लिखा है कि अगर कोई यह पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स में सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार के रूप में क्या दिया, तो उसका एक ही शब्द में उत्तर दिया जा सकता है, संविधान शास्त्र। वास्तव में संविधान के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन हमें अरस्तु की पॉलिटिक्स में मिलता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। जबकि दुनिया में राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हो रहा था,
संविधान पर व्यक्त अरस्तु के विचार कल के विचार जैसे मालूम पड़ते हैं। अरस्तु ने ये संविधान का जो विचार है ये अपने गुरु प्लेटो से लिया था, परंतु वो वहाँ पे एक सैद्धांतिक था। ये लीसियम जो कि अरस्तु का एक विद्यालय है, उसकी एकेडमी है, वहाँ पर इन्होंने संविधान पर गहन अध्ययन किया, पूरा विश्लेषण किया, और पूरा विश्लेषण करने के बाद अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है, जो संविधानों में जो अंतर बताए हैं, जो 150 प्लस संविधानों का जो तुलनात्मक अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले हैं, वो अरस्तु को वैज्ञानिक विचारक सिद्ध करते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, अरस्तु का नागरिकता संबंधी व्याख्यान। अरस्तु द्वारा नागरिकता का जो विचार दिया गया यह एक मौलिक विचार था, और राजनीति शास्त्र के लिए ये एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि अरस्तु द्वारा नागरिकता की जो व्याख्या की गई वह राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक और आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। आगे चल के विद्वानों ने अरस्तु की जो नागरिकता से संबंधित जो परिभाषाएं थी, अरस्तु के नागरिकता से संबंधित जो विचार है, उसी को आधार माना। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु का नागरिकता के संबंध में जो विचार है वो कितना दूरदर्शी था, और यही चीजें उसको वैज्ञानिक बनाती हैं। अगला बिंदु है कानून की सर्वोच्चता। अरस्तु के गुरु प्लेटो एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत लेके चले, और उनका मानना था कि बुद्धि से ऊपर कुछ नहीं है, परंतु अरस्तु ऐसा नहीं मानते। अरस्तु कानून के शासन में विश्वास करते हैं। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर नियम और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। प्लेटो जो है, प्लेटो एक ऐसे अति मानव की खोज करना चाहते हैं, सुपरमैन की खोज करना चाहते हैं जो एक आदर्श राज्य का निर्माण कर सके। वहीं अरस्तु जो है वो एक ऐसे सुपर साइंस का अन्वेषण करना चाहते हैं जो राज्य को अच्छे से अच्छा बना सके। अरस्तु एक ऐसे शास्त्र की रचना करना चाहता है जिसके निर्धारित नियमों का अनुसरण कर आदर्श राज्य की सृष्टि संभव हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु का विश्वास कानून के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की अनिवार्यता में उनका विश्वास, उनकी धारणाएं ही अरस्तु को एक तरीके से संविधानवाद का भी पिता बनाती हैं। अरस्तु अपने गुरु से भिन्न संविधान या कानून विश्वास करता है, जो कि आधुनिक राजनीति शास्त्र में हमें चारों तरफ दिखाई देता है। अगला बिंदु है सरकार के अंगों का निर्धारण। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों जैसे नीति निर्धारक, प्रशासनिक और न्यायिक का निरूपण किया। ये शासकीय अंग वर्तमान समय में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही दिखाई देते हैं। अरस्तु ने इन विभिन्न शासकीय अंगों के संगठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों के बारे में विचार किया। अरस्तु की यह खोज आगे चल करके शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आती है। अगला बिंदु देखते हैं जो अरस्तु को व्यवहारिक बनाता है, राजनीति पर भौगोलिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन। अरस्तु का मानना था कि राज्य समुद्र तट के पास होना चाहिए, जिससे कि व्यापार वाणिज्य की सुविधा रहे।
इसके अलावा अरस्तु का यह मानना था कि राज्य में अति नहीं होनी चाहिए, ना ही अति गरीबी और ना ही अति अमीरी। आर्थिक रूप से यदि कोई राज्य बैलेंस है तो उस राज्य में क्रांति नहीं होगी और राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। यही एक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी सरकार का सबसे बड़ा काम है कि अपने राज्य में इतनी गरीबी ना पैदा होने दे कि लोग क्रांति कर सकें और इतनी अमीरी नहीं होने दें कि लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर सकें, क्योंकि अधिक अमीरी अधिक गरीबी से ही पैदा होती है। इसलिए अरस्तु का मानना है कि राज्य में बैलेंस होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। उसने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान का सम्मान प्रदान किया। वह प्लेटो की भांति कल्पनाशील और आदर्शवादी नहीं था, वरन एक संपूर्ण व्यवहारिक और यथार्थवादी दार्शनिक था, जिसने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। थैंक यू।